Example number 1. Two masses of 14 kg and 7 kg respectively are connected by a light inextensible string passing over a smooth pulley. दो masses हैं 14 kg और 7 kg के, इन दोनों को एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट कर रखा है और वो स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है और वो एक स्मूथ पुले के ऊपर से पास आउट हो रही है। मान लेते हैं ये आपका कोई स्मूथ पुले है और इससे क्या हो रही है, एक रस्सी पास हो रही है और उस रस्सी पे क्या कर रखे हैं, दोनों साइड पे दो एक एक मास लगा रखे हैं, 14 kg और 7 kg। यहाँ पे 14 kg का मास और यहाँ पे 7 kg का मास। 14 kg का मास ज़्यादा है, इसका मतलब ये सिस्टम क्या होगा, ये 14 kg वाला जो मास है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और 7 kg वाला अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लेते हैं इस रस्सी के अंदर दोनों तरफ क्या क्या टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, टी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। आगे है द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये सिस्टम क्या करेगा, रेस्ट से स्टार्ट करेगा, मीन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 हो जाएगी। एंड मूव्स फॉर 3 सेकेंड, और कितने सेकंड के लिए मूव करता है, 3 सेकेंड के लिए। मतलब 3 सेकेंड के लिए क्या होगा, ये जो मास 14 kg का है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और 7 kg का क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। When the string breaks, जब रस्सी टूट जाती है, find after what further intervals of time masses smaller mass comes to the original position। अब मान लो 3 सेकंड बाद में ये रस्सी क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूट जाएगी तो इसने क्या रखा है, ये जो स्मॉलर मास है वो स्मॉलर मास क्या हो जाएगा, पहले जो ऊपर गया था अपवर्ड डायरेक्शन में, अब वो वापस क्या करेगा, नीचे आएगा। अब वो कितने टाइम के अंदर, पहले जो उसने की ओरिजिनल पोजीशन थी ना, ऊपर मूव करने से पहले वो किसी एक पोजीशन पे होगा, उस पोजीशन को के ऊपर आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आया समझ में। मीन मान लेते हैं कि पहले 3 सेकंड के लिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर रहा था और ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव, तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। पर जब रस्सी टूट जाएगी तो ये वापस आएगा नीचे और वो कितने टाइम में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि वो 3 सेकंड के लिए जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, एफ ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट मास है 14 kg, उसे m1 नाम दे देते हैं, और सेकंड मास है m2 नाम दे देते हैं, वो है 7 kg। जब ऐसा सिस्टम हो हमारे पास तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 प्लस करेंगे तो 21। g की वैल्यू g पड़ी रहने देते हैं एक बार, तो ये आ जाएगी g अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको गिवन था कि वो सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0। ठीक है, अब हमें पता है ये मास ज़्यादा है तो 3 सेकंड के लिए मूव कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं v मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए मूव कर रहे हैं, 3 सेकंड के लिए मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। v हमें निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी g/3 और टाइम है 3 सेकेंड, तो v आ जाएगा g मीटर पर सेकेंड, मतलब g मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जो स्मॉलर मास है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो लार्जर मास है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, g मीटर पर सेकेंड। g क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी एक तरह से, ये तो आ गया। और वो कितनी डिस्टेंस ऊपर जाएगा, मतलब ये 3 सेकंड में ऊपर मूव कर रहा है तो ये कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो कवर करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, उसके लिए सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। डिस्टेंस हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन g/3 निकाला है, टाइम 3 सेकंड था तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 3। s की वैल्यू आ जाएगी 3/2g मीटर।
मतलब ये 3 सेकंड के अंदर ऊपर की तरफ जो स्मॉलर मास है वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब 3 सेकंड के बाद में क्या हो जाती है, आफ्टर 3 सेकंड द स्ट्रिंग ब्रेक्स, वो रस्सी क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब रस्सी टूटेगी तो क्या होगा, ये जो छोटे वाला मास जो ऊपर गया था वो वापस क्या आएगा, अब नीचे आएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन से उसने कितने डिस्टेंस ऊपर गया था, वो 3 सेकंड के अंदर इतने डिस्टेंस ऊपर गया था। तो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए इतनी ही डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी। तो जब 3 सेकंड बाद में वो रस्सी टूटती है तो वो नीचे कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 3/2 जी मीटर डिस्टेंस कवर करेगा फॉर रिटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और नीचे की तरफ वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ऊपर की तरफ वो जी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो नीचे की तरफ अब कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, -g मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगी और हमें पता है वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब रस्सी टूटी तो उस समय वो क्या था, मोशन में था। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इस बार इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी इसकी, अब -g मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और वो मान लेते इनिशियल पोजीशन पे कितने टाइम में आ रहा है, t सेकेंड में आता है। ये t की वैल्यू निकालनी है आपने, फॉर्मूला लगा देते हैं हम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ft²। डिस्टेंस मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करनी पड़ेगी। डिस्टेंस क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू है 3/2 g इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इस पर -g है तो माइनस का gt प्लस हाफ f की वैल्यू कितनी आएगी, f क्या होगा, हमें पता है कि जब रस्सी टूटी तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, बस इसके ऊपर क्या लग रहा था, नीचे अर्थ की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ मूव कर रहा था, मतलब ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी की वजह से अगर नीचे मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं 3/2 जी इज इक्वल टू, यहाँ से हम जी कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो माइनस का टी प्लस t²/2, जी से जी कैंसल आउट हो गया। इस तरफ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2t प्लस t² डिवाइड बाय 2, 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल तो बचेगा। इस तरफ आया है t² माइनस का 2t और ये प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 और -1। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड बाद में क्या हो जाएगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। कौन सा, स्मॉलर मास।